अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने और क्या उसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में नहीं था। मैंने ये सेकंड लेक्चर से ज्वाइन किया। मैंने परसों ही बेसिकली एडमिशन लिया था इसमें। सर मेरा इसमें बस एक शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अभी हो क्वेश्चन, वो ये था कि सर आफ्टर दिस लर्निंग, तो जी। सर आप इसमें कुछ गाइड करेंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान में बैठते हुए हम यूएई में टैक्सेशन की सर्विसेज क्लाइंट्स कैसे हम फंड कर सकते हैं? इस हवाले से भी आप कुछ गाइड करेंगे हमें? मोहसिन बट मैंने लास्ट संडे को एक वेबिनार किया है कि आप पाकिस्तान में बैठ के यूएई में कंसल्टेंसी कैसे कर सकते हैं और यूएई के क्लाइंट कैसे हासिल कर सकते हैं। आपने वो अटेंड किया? सर वो मैंने उसका अटेंड तो नहीं किया था, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनी थी। उसमें आपने मेनली लिंक्डइन पे फोकस किया था, जी। और एक आपने कोलैबोरेशन विद योर फर्म, ये दो ऑप्शंस आपने प्रोवाइड की नहीं, थी। सिर्फ मेरी फर्म नहीं, किसी के साथ भी आप कोलैबोरेट कर मतलब लें, बट मतलब किसी भी जी। फर्म से। तो सर लिंक्डइन पे लाइक हम इंडिविजुअल्स को अप्रोच कर सकते हैं या किस तरह से होता है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी या तो वहां पे कोई एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉयज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मतलब उनको अप्रोच करने का मतलब कैसे पिच करना है हमने? नहीं, लाइक ये देखें, हम जी जी बस तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे अच्छी खासी बात हो सकती है। बट सर। स्टिल जहाँ तक हम इस पे बात कर सकते हैं अभी, वो ये है कि देखें, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स लिंक्डइन से हैं और नॉर्मली आपको जो एक सीएफओ लेवल पे भी पोजीशन बंदा होता है, जो एक मैनेजर टैक्सेशन होता है, वो ऑल दो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम की। सर। वो जवाबदेह हैं अपने काम के लिए ऑनर को, और वो हमेशा आपका नॉलेज अगर वो देखते हैं ऑन फेसबुक या ऐसी जगहों पे, तो वो उससे किसी ना किसी हद तक होते हैं इम्प्रेस, और आपको अक्सर वहाँ से काम मिलता है। इसके बाद अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, किसी की क्वेरी होगी, वो आपको, अगर लिंक्डइन पे आप एक्टिव है ना, तो आप सबकी नज़रों में रहते हैं, विजिबल रहते हैं। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ऐड करें, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स भी मौजूद हैं, दूसरी फर्म के लोगों के साथ आप लाजमी, उनके साथ लाजमी ऐड हों। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खुद काम नहीं करना चाहते, वो आपको दे देते हैं, जो लो प्राइस का काम होता है। तो लिंक्डइन बहरहाल अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। इसके अलावा नेटवर्किंग के जो दीगर तरीके हैं, सही। ठीक है सर। मीन नेटवर्किंग, यहाँ पे सब चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है नेटवर्किंग। ठीक सर। ठीक है। बाकी इस पे इंशाल्लाह ताला ऐसे वेबिनार हम जब भी किया करेंगे, तो उस पे भी इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद क्वेश्चन आएँगे, तो उनको आंसर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? कोई टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ना करें ऐसे, देखें, आप अगर क्वेश्चन नहीं करते ना, तो मुझे चीज़ें दो चीज़ें फील होती हैं। या तो ये है कि आपको सब समझ आ रहा है, या ये है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। यस। सर वो मेरे पास आपने जो लास्ट ईमेल वो बताया था ना, रजिस्ट्रेशन करके यूजर बनाने के लिए आईडी, तो सर वो जी। ओपीटीपी कोड ही नहीं आ रहा मेरे पास। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ट्राई किया था। ईमेल पे नहीं आ रहा कि मोबाइल पे नहीं आ रहा? सर मोबाइल पे नहीं आ रहा, वहां पे तो वही मोबाइल नंबर शो किया था ना मैंने। तो फिर
अच्छा, ये तो बाकियों का आ रहा है, प्रोफाइल आपने अपना नेटवर्क चेंज करके देखे? सर मैं नेटवर्क भी चेंज करके देखा, सर यहाँ से भी करके देखा, घर से ऑफिस से भी करके चेक किया, लेकिन वो ओपीटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा। या मोबाइल नंबर सर ये चेंज हमारी आज फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है? ये सेकंड क्लास है। या मोबाइल नहीं, उससे नंबर पहले आपने कोई लेक्चर दिया, उसमें तो डेमो था ना, वो तो सिर्फ आपने डेमो तो बेनिफिट्स इग्नोर बताए थे कर, ना यूके नहीं नहीं नहीं, यूके देखें, टैक्सेशन के। जो आपको मैंने कंपनी सेटअप करवाया करना सिखाया था, पहली क्लास में हम कंपनी सेटअप का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, मैं समझता कि आज पहली क्लास है, क्योंकि लास्ट टाइम तो एक ही रिगार्डिंग लेक्चर आया था, रिगार्डिंग लेक्चर, वो तो नहीं, सिर्फ एक डेमो उसमें ओरिएंटेशन हुई, बेनिफिट्स। ओरिएंटेशन के बाद लास्ट सैटरडे आपसे क्लास में, लास्ट नहीं सैटरडे, नहीं, सैटरडे पे तो आपने ओरिएंटेशन दी थी ना? नहीं, लास्ट सैटरडे को ओरिएंटेशन दी थी हमने। अपनी ओरिएंटेशन के बाद क्लास की है अभी तक कोई? यस सर, एक क्लास की है सर वो। एक एक क्लास हुई की है है ना? क्लास। मेरे जी ख्याल से, पिछले मुझे जहाँ सैटरडे तक की। याद है, पिछले से पिछले क्लास थी सर। सैटरडे आपका ओरिएंटेशन थी, राइट? यस यस। बिल्कुल। ठीक है, लास्ट मुझे भी सैटरडे आप, मैनेजमेंट ने यही बताया कि आज पहली क्लास होगी। मुझे भी आज पहली क्लास का पता था, मुझे इससे पहले वाली क्लास मैंने नहीं ली, मैं तो। ओके, ये बिल्कुल, क्लास मैंने तो परसों ही यूट्यूब पे, एडमिशन ली। यूट्यूब पे सबके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? और कोई मसला नहीं है, आज इंशाल्लाह ताला हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि हम अपना जो लास्ट टॉपिक है उसे किसी हद तक कवर कर लें, ठीक है? और या तो रिगार्डिंग लेक्चर है उसका सर ऊपर ग्रुप में? हाँ, उसका लेक्चर जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा होपफुली। यूट्यूब से लेना पड़ेगा? जी सर, अच्छा, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। वेबिनार वाला सर था हमारे पास पिछली दफा, लास्ट टाइम सर वाला, वो ये शेयर उससे पहले। शेयर शेयर कर देते हैं ग्रुप पे, तो एलएमएस आईडी होती है, उस पे आ जाता है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वैसे उसकी टेंशन ना लें। अच्छा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली है उनसे में से अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करूं कि ज़रा जल्दी से उसका हम लोग समरी दे देते हैं। हमारा अगर वेबिनार लिया था तो कई जगहों पे मैंने जो चीज़ें वेबिनार में बताई थी और जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी वो कई जगहों पे मैच होती हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि यूएई में कितने स्टेट्स हैं? यूएई में 7 स्टेट्स हैं, राइट? यूएई के स्टेट के हवाले से मैंने इनिशियली आपको बताया था कि 7 स्टेट्स हैं यूएई में। पाकिस्तान के मशवरे से 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट बना, ये 7 स्टेट्स का इत्तेहाद था। जल्दी से मैं इनको इसकी समरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अबू धाबी, दुबई और शारजा का नाम आपने सुना होगा। अजमान, रैसल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन थोड़ी गैर मारूफ स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा बिजनेस होता है, आपको इनका इल्म भी होना चाहिए। अबू धाबी 80%, अबू धाबी कैपिटल है इसका, 80% है, सबसे रिच एंड सबसे पावरफुल। इसके बाद दुबई है, इकनॉमिक हब है जहाँ पे जॉब सीकर्स और कंसल्टेंट्स को रुकना चाहिए, बिजनेस सीकर्स को रुकना चाहिए। शारजा लो कॉस्ट कंपनीज के लिए मशहूर है। अजमान, रैसल खैमा, फुजैरा और उम्मुल क्वीन, इन चीज़ों का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में मेनलैंड, फ्री जोन एंड ऑफशोर कंपनी। मेनलैंड बेसिकली जो जनरल एरिया 90% वो कवर करता है। उसके बाद फ्री जोन कुछ ऐसे मखसूस इलाके हैं जहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन दी गई हैं, कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं और कुछ डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स होते हैं। फ्री जोन से ज़्यादातर फ्रेंड्स ये समझते हैं कि शायद इट मीन्स नो टैक्स। ये वाली बात सिवाय चंद फ्री जोन के और ख़ास कंडीशन में, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, सिर्फ चंद ख़ास फ्री जोन में है, हर जगह पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्री जोन मीन कि वहाँ पे नो टैक्स। डिफरेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं वहाँ पे, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं हर फ्री जोन को। हम इनको ज़रा सा मेन लैंड का टॉपिक ख़त्म करके हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में देखेंगे कि किस फ्री जोन के क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा ऑफशोर कंपनी। अच्छा, ऑफशोर कंपनी का कोई मुझे बताएगा कि ये क्या चीज़ होती है? जो लास्ट क्लास में मेरे दोस्त मौजूद थे, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर वो बता सकें। यस सर। सर जी अब्दुल रहमान, प्लीज़ मुझे ज़रा सा जल्दी बताएं कि क्या ये मेन लैंड फ्री जोन और सर ऑफशोर कंपनी हम जो है वो दुबई में खोल सकते हैं, लेकिन हम दुबई में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर करवा सकते हैं,
लेकिन दुबई के अलावा हम पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। यूएई के अलावा सर। यूएई के जी जी, अलावा यूएई हम के अलावा। कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर फ़ायदा क्या होता है कंपनी खोलने का? कंपनी सर टैक्सेस वगैरह जो है वो उनमें रिलीफ मिल जाता है। टैक्स वगैरह में रिलीफ मिल जाता है। कैसे? वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है। ऑफशोर कंपनी बड़ी मशहूर हुई हैं ड्यूरिंग पानामा लीक्स, स्पेशली ड्यूरिंग पानामा लीक्स। ओके, फ्री जोन क्या होता है? प्लीज़ लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट मौजूद थे उनमें से कोई भी पार्टिसिपेंट मुझे ज़रा समरी बता दें प्लीज़। सर राहुल बात कर रहा हूँ। फ्री जी जोन राहुल। कंपनी जो होती है वो वहाँ पे कुछ जो एग्जाम्पशंस दी होती है वो सिर्फ वो फ्री जोन में ही काम कर सकती हैं या आउटसाइड यूएई कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेनलैंड है उसमें वो काम नहीं कर सकते। ओके, जो जिन पार्टिसिपेंट ने हमें आज ज्वाइन किया है मैं उनके लिए ज़रा इसको सरसरी से दोबारा बता दूं। ऑफशोर कंपनी एक ऐसे टाइप ऑफ कंपनीज हैं, इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने पढ़ना है। एक ऐसी टाइप जो यूएई में रजिस्टर होती है लेकिन यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, उसका सारा बिजनेस यूएई से बाहर होगा। आप इन्वेस्टर वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। आप कहें मैंने यूएई में ऑफशोर कंपनी रजिस्टर की है, उसकी बेसिस पे आपको इन्वेस्टर वीज़ा नहीं मिलेगा। ये ऑफशोर कंपनी हो गई। फिर ऑफशोर कंपनी का बेनिफिट क्या हुआ वो होगा टैक्स में, हम आगे पढ़ेंगे। टैक्सेशन पढ़ते हुए हम देखेंगे कि ऑफशोर कंपनी का क्या बेनिफिट हो सकता है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम देखते हैं फ्री जोन को। फ्री जोन बेसिकली कुछ मखसूस खित्ते, कुछ मखसूस एरिया, कुछ डेफिनेट स्पेसिफिक एरियाज, मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान में जो दोस्त रहते हैं, गवर्नमेंट कह सकती है कि यार कबायली इलाकों में जंग हो रही है तो ठीक है अगले 5 सालों तक यहाँ पे टैक्स रिलीफ दे देते हैं। या हत्ता हत्ता एक एरिया है नियर हरीपुर, हत्तार एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये एक एरिया है। इस इलाके के अंदर जो भी कंपनी बनेगी उसके ऊपर कुछ खास कवानीन अप्लाई होंगे, कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। फ्री जोन कुछ स्पेसिफिक एरियाज इन्हें फ्री जोन करार दिया गया है। इनमें जो भी कंपनी रजिस्टर होगी वो या तो उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेन लैंड कंपनी। मेन लैंड कंपनी बाकी पूरे यूएई में जितनी भी कंपनी इस्टेब्लिश हुई हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि जब भी कोई नया कानून आता है, अंडरस्टूड है कि वो मेन लैंड पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यूएई की गवर्नमेंट कहती है, इन्होंने कहा कारपोरेट टैक्स 9% लाया जाएगा, यूएई में हम कारपोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, वो 9% होगा। क्वेश्चन क्या आया, लोगों ने क्या पूछा कि ठीक है भाई आएगा, लेकिन क्या फ्री जोन में भी टैक्स लगेगा या कारपोरेट टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? किसी ने ये नहीं पूछा कि मेन लैंड में लगेगा कि नहीं लगेगा। उसकी वजह ये कि फ्री जोन स्पेसिफिक एरियाज हैं। हेडलाइन रेट जितने भी मेन लॉज होते हैं वो अप्लाई होते हैं सारी मेन लैंड पे, सारी मेन लैंड पे। ये जो फ्री जोन है, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस जिन पे स्पेशल स्पेशल एरियाज हैं। ठीक है, मेन लैंड, फ्री जोन और ऑफशोर कंपनी का फर्क आप लोग समझ गए। जी सैफुल्ला। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो फ्री जोन की कंपनीज हैं इनके अंदर मतलब जैसे यहाँ पे हतार की आप बात करते हैं और इसी तरह यहाँ पे बलूचिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो फ्री जोन के हैं, तो वहाँ पे भी इसी किस्म का माहौल है जो यहाँ पे है, यानी कि पॉपुलेशन नहीं है या उस एरिया को डेवलपमेंट के तौर पे इन्होंने करना है दुबई गवर्नमेंट ने। तो वहाँ के इस एरियाज के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि जो फ्री जोन के लोकेशन है वो कैसी हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी एग्जांपल थोड़ी सी गलत हो गई है शायद। उसकी वजह यह है कि मैंने जब पाकिस्तानी एरियाज की बात की तो आपके जहन में फ़ौरन वो इलाके आए जो जिनको डेवलप करना चाह रही थी हुकूमत। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान हो गया या केपीके के कबायली इलाके हो गए। मेरी एग्जांपल से ये मुराद नहीं था। मिसाल के तौर पे यूएई की गवर्नमेंट, दुबई, सारे दुबई की बात है और दुबई बड़ा सारा अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप्ड एरिया है।
लेकिन दुबई के में उन्होंने बैठ के सोचा कि एक इलाका हम बनाएंगे दुबई के अंदर, एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसको हम देंगे नाम DMCC का, DMCC। अब DMCC में जो भी कंपनी रजिस्टर होगी उस पर कुछ खास, दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर, इस बिल्डिंग में जो भी कंपनी रजिस्टर होगी उसको हम कुछ खास बेनिफिट देंगे। अब होगा क्या कि वो बेनिफिट जो पूरे UAE में नहीं होंगे वो उस फ्री जोन में मिल रहे होंगे। इससे होता ये है कि बिजनेस अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। सेकंड, जो DMCC है उसकी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाएगी, भाई आपने अपने इस बिल्डिंग के अंदर बिजनेस लेके आना है। जो फ्री जोन है ना, दे आर देमसेल्फ बिजनेस, उनको आप देखें ये एक बिजनेस है, ये कंपनी खुली हुई है, इसने अपने अंदर कंपनी रजिस्टर करवानी है। अब क्या होगा, DMCC की अथॉरिटी बड़ी मुतहरिक होगी, कभी लोगों को कांटेक्ट कर रही है, आए हम हमारी बिल्डिंग में कंपनी रजिस्टर करें, आए हमने फला ऑफर लगाई हुई है आज, आप हमारे पास कंपनी रजिस्टर करें। आपको वो लोग कांटेक्ट करेंगे जैसे यू आर जस्ट लाइक देयर क्लाइंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर जबल अली फ्री जोन, इन्होंने देखा कि यार ये जो जबल अली फ्री जोन है ये एक ऐसा एरिया है जो आप जैसे कि स्क्रीन शो हो रही है ना, आपको नजर आ रही है, राइट सैफुल्लाह? इस स्क्रीन में आप देखें, आपको ये जो जी जबल जी अली सर, फ्री नजर जोन आ का रही मैंने एरिया बनाया हुआ है, इसमें आप देखें कि एक समुंदर का इलाका साथ लगता है। अब होता यह है कि सामान बाहर से आएगा, इस फ्री जोन में लैंड करेगा और इधर इससे बाहर चला जाएगा, UAE के मेन लैंड में उसकी एंट्री नहीं होगी। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ इससे एक्सपोर्ट प्रमोट हुई, चीज बाहर से आई, कोई वैट नहीं लगा, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगा, उधर ही मैन्युफैक्चरिंग हुई, उधर ही से बाहर चली गई, प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो गई, सी पोर्ट बिल्कुल साथ है। तो ये खास बेनिफिट खास पर्पज के लिए बनाए गए हैं, इसका पर्पज किसी एरिया को डेवलप करना नहीं है, ठीक है। तो जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बात कि बिफोर 2022 एक अभी भी जो लोगों के जहनों में बड़ा परसेप्शन होगा कि यार अगर UAE में आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो आपको एक इमाराती नेशनल को पार्टनर बनाना होगा। सऊदी अरब में अभी ये वाला कानून मौजूद है मुकम्मल तौर पर। UAE में ये कानून 2022 तक था कि जो भी कंपनी मेन लैंड में बनेगी उसमें 51% कौन होगा? इमाराती नेशनल पार्टनर होगा। अच्छा, अब लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे ठीक है, ये राशिद भाई हैं, ये इमाराती नेशनल हैं, ठीक है राशिद भाई आप ऐसा करें कि हम आपको पार्टनर बना देते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, आपको हम हर साल का 5,000 दिरहम दे दिया करेंगे। राशिद भाई ने क्या किया हुआ है, उनके नाम पे 100 कंपनीज हैं जिनमें वो इन डॉक्यूमेंट्स पार्टनर हैं, उनको हर तरफ से रॉयल्टी आ रही है, हर तरफ से 5,000 दिरहम साल का आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से बिजनेस कहाँ पे फोकस हो गए थे? फ्री जोन में। जब तक 2022 तक ये वाला कानून मौजूद रहा कि हर मेनलैंड कंपनी में 51% इमाराती नेशनल होगा। अच्छा, अब सवाल क्या? सवाल ये है कि अगर आपने मुझसे, मैं आपको 2021 में पढ़ा रहा होता, 2022 में पढ़ा रहा होता, आप मुझसे पूछते मेन लैंड और फ्री जोन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको पहला फर्क ये बताता कि मेन लैंड में हर कंपनी में एक इमाराती नेशनल होना लाजमी है, जबकि फ्री जोन में 100% फॉरेन ओनरशिप है। लेकिन 2022 में UAE की गवर्नमेंट ने एक बड़ा बेहतरीन एक कदम उठाया, वो ये कि मेन लैंड में बहुत सारी एक्टिविटीज में से ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई। अब UAE में बहुत सारी कंपनीज ऐसी बनती हैं जिसमें मेन लैंड में 51% लोकल ऑनर नहीं होता, बल्कि 100% ऑनरशिप चलती है। अब 100% फॉरेन ऑनरशिप वाला जो पॉइंट है, जो फ्री जोन का मेन है, ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा। 100% रिपेट्रिएशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, बड़ी आसानी से प्रॉफिट आप अपने मुल्क में वापस भेज सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट, हाँ ये किसी हद तक इंपॉर्टेंट है कि हर बहुत सारी फ्री जोन के साथ कोई ना कोई एयरपोर्ट या सी पोर्ट लगता है। इसके बाद रही बात टैक्स बेनिफिट्स की, वहां पे कुछ खास हर फ्री जोन में नहीं,
कुछ चंद एक फ्री जोन में खास टर्म्स एंड कंडीशन अगर मीट हो जाएं तो तब वहां पे आप पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। अभी तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कंपनी में। जब आप कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ेंगे, जब आप वैट पढ़ेंगे, तब हम इन टर्म्स एंड कंडीशन को और उन स्पेसिफिक फ्री जोन को बड़ी तफसील से देखेंगे कि कौन से ऐसे फ्री जोन हैं जिनमें वैट नहीं लगता, जिनमें कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, और वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनके मुताबिक टैक्स नहीं लगता। ठीक है, चंद एक फ्री जोन की एग्जांपल आपको दी हुई है। अच्छा, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपनी सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था। कंपनी सेटअप करवाने के लिए मैं आपको कौन सी साइट पे लेके गया था? डीडी में। डीडी। इन्वेस्ट इन दुबई। अब जरा इधर तक जो स्टूडेंट नए हैं, जो पार्टिसिपेंट नए आए हैं, पहली दफा क्लास ले रहे हैं, मैं उन सबको साथ एक पेज पे लाने लगा हूं। हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं? मेनलैंड में कंपनी रजिस्टर करने लगे हैं। कहाँ पे? मेनलैंड पे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि या मेनलैंड होगी या फ्री जोन होगी या ऑफशोर होगी। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले मेनलैंड पे कंपनी बनाना सिखाने लगा हूं। अब जो स्टूडेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स, जो मेरे दोस्त टैक्सेशन पढ़ने के लिए आए हैं, मैं उनको बताऊं कि जब तक आप यूएई में कंपनी के सेटअप का प्रोसेस, कंपनी की लीगल टाइप्स नहीं समझेंगे, आप टैक्स की तरफ नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपको फ्री जोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपको क्या पता कौन से फ्री जोन पे टैक्स लगना है नहीं लगेगा। अगर आपको कंपनी के टाइप्स का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि एलएलसी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी क्या होती है, एफजेडी क्या होती है, एफजेडसीओ क्या होती है, आप टैक्स पे ग्रेप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी अगर किसी, मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूएई में कंपनी 7 स्टेट्स हैं। आपने अगर यूएई का टैक्स पढ़ना है, आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे 7 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो आप टैक्स नहीं पढ़ सकते, आप कंपनी सेटअप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं? मेनलैंड को टारगेट करते हैं कि मेनलैंड में कंपनी कैसे सेटअप करती है सर और किस मेनलैंड। जी मोहसिन। सॉरी सर। अच्छा सर, ये जो आपने जैसे अभी डेफिनेशंस बताई हैं, मेनलैंड, फ्री जोन और ऑफशोर, सर इसके लिए कोई लॉ का रेफरेंस क्या है? क्या वो कॉर्पोरेट टैक्स और वैट के लॉ में ही ये चीजें डिफाइंड है, या इसके लिए सेपरेट कोई लॉ का रेफरेंस है? नहीं, इसके लिए सेपरेट लॉ के रेफरेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, हम इनको देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सबसे पहले हम ठीक। मेनलैंड को देखने लगे हैं। मेनलैंड, और ये इवन के कॉर्पोरेट टैक्स और वैट के आने से पहले से फ्री जोन मौजूद हैं, फ्री जोन का कॉन्सेप्ट मौजूद रहा है। ठीक सर। ठीक है, सबसे सर पहले हम ये देखने लगे जो तो भाई मशहूर हुआ था, ये इसी बेस पे हुआ था ना कि उन्होंने एक्सपोर्टर्स को अलाउ किया था आप यहाँ शिपिंग करें, शिपिंग करने के रेस्ट करके फिर आगे शिप ले जाएं। ये वो चीज़ है फ्री जोन, मतलब जैसे यूरोप से एक शिप आ रही है, वो जापान जा रही है, तो यहाँ आके रेस्ट करे, यहाँ ब्रेक करे, जो भी करे, मतलब वो इलाके को फ्री जोन बोलते थे ये लोग। नहीं, इसे फ्री जोन नहीं कहा जा सकता। इस लिहाज से जो आपने बात की है वेस्ट के लिए, वो बड़ी बेहतरीन जो लोकेशन, जैसे सिंगापुर मॉडल है ना, सिंगापुर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इसलिए आता है कि उसका सिर्फ सी पोर्ट है और उसके पास कुछ भी नहीं है। जो दुबई है अच्छा। उसको फ्री जोन इस पर्पज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फ्री जोन के खास पर्पजेज होते हैं, हम उनको आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, मेनलैंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक सबसे है। पहले मेनलैंड पढ़ने लगे हैं, और कहाँ पे मेनलैंड? दुबई की मेनलैंड। अब मैं जो बातें कहने लगा हूँ प्लीज बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। दुबई में जो भी मेनलैंड कंपनी है, अच्छा, ये तमाम चीज़ें किसके अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के पूरा कंपनी सेटअप का प्रोसेस ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने नीचे बॉडीज बनाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेनलैंड की बात करूं, तो मेनलैंड में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये अब हुई है, ठीक है। हो रही है ना?
सर लेकिन ब्लैंक पेज नहीं है सर ये ना। आपको क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे, क्या शो हो रहा है फिर? सर सर अभी कंपनी सेटअप इन यूएई। जी जी, इसमें आपको नजर आ रहा है ये जो मेन लैंड है, इसमें ये किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने नीचे क्या बनाया हुआ है? डीईडी बनाया हुआ है। अच्छा तवज्जो से सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी पूरे यूएई की एक है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी पूरे मुल्क की एक है यूएई की। डीईडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर स्टेट का अपना अपना है। ऐसे ही होता है ना, पाकिस्तान में भी कुछ इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, फौज हो गई, ये होते हैं स्टेट के पास। लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस अलग है, सिंध पुलिस अलग है, पुलिस आगे अलग अलग है, सूबों को इख्तियारात दिए हुए हैं सिक्योरिटी के। इसी तरह से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर स्टेट के अलग अलग है। अब अगर मेनलैंड में आपने कंपनी स्टैब्लिश करनी है, आपने किसके पास जाना है? डीईडी के पास। ठीक है, तमाम स्टेट्स में डीईडी के पास जाएंगे तो कंपनी सेटअप होगी। ठीक है, ओके। अबू धाबी में कंपनी सेटअप करनी है, किसके पास जाना है? डीईडी के पास। अबू धाबी में कंपनी सेटअप करनी है, किसके पास जाना है? डीईडी के पास। शारजा में कंपनी सेटअप करनी है, किसके पास जाना है? डीईडी के पास। ठीक है, शारजा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, SEDD कहते हैं उसे। अजमान में कंपनी सेटअप करनी है, डीईडी के पास। फुजैरा में कंपनी सेटअप करनी है, फुजैरा म्यूनिसिपैलिटी के पास। फुजैरा में करनी है किसके पास? फुजैरा म्यूनिसिपैलिटी के पास। अदर देन फुजैरा, जहां पे भी आपने कंपनी सेटअप करनी है, डीईडी खोल के बैठते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कहां से स्टार्ट करने लगे हैं आप? अगर कंपनी सेटअप में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हो, आप देखेंगे कि 90% कंपनीज आपको डीईडी जो भी मेन लैंड में होंगी वो दुबई में रजिस्टर होंगी। ठीक है, अच्छा फ्री जोन का क्या हिसाब किताब है? फ्री जोन में जो कंपनी रजिस्टर होती है वो डीईडी के अंडर नहीं आती। वो किसके अंडर आती है? हर उस फ्री जोन अथॉरिटी के अंडर। फ्री जोन अथॉरिटी बेसिकली एक, आप कह लें कि एक अथॉरिटी बना दी गई है कि ठीक है, जैसे मैंने आपको डीएमसीसी की एग्जांपल दी ना, कि डीएमसीसी की जो अथॉरिटी है उसे कहेंगे भाई ये आपका एरिया है, चलो इसमें बिजनेस डेवलप करो, इसमें लगाओ कंपनियां, बिजनेस आपकी अपनी तरफ लाओ। डीईडी में मैं जाऊंगा ना तो मुझे वहां पे जाके काफी सारा प्रोसेस करना होगा, खुद करना होगा। फ्री जोन दे आर देमसेल्व्स डूइंग बिजनेस। मैं अगर फ्री जोन की एक तरफ वेबसाइट पे जाके कहूंगा कि लाइक मैंने फलां फ्री जोन में कंपनी सेटअप करनी है, वो मुझे 15 दफा कॉल करके पूछेंगे, हाँ फैजान साहब आपने कहा था कि कंपनी सेटअप करनी है, बताएं कोई हेल्प चाहिए। फिर इसके बाद इनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर क्या होता है? लाइक शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन है या शम्स फ्री जोन है, ये कहते हैं कि यार हम खुद तो जितनी मर्जी है मेहनत कर लें, लेकिन मार्केट में इतने सारे कंसल्टेंट्स बैठे हैं, फर्म्स खोल के बैठे हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनके पास भी क्लाइंट्स आते हैं, क्यों ना वहां से उनसे कांटेक्ट किया जाए। अब कई फर्म ने अपने कंसल्टेंट्स को चैनल पार्टनर बनाया हुआ है। लाइक अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा, मैं उसे कहता हूँ शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन में चले जाओ, मैं आपकी कंपनी वहां पे रजिस्टर करवा देता हूँ। ठीक है, क्या होगा? मुझे फ्री जोन कमीशन देगा उसका, जितने मैं क्लाइंट्स उनको ला के दूंगा, जितनी मैं वहां पे कंपनी सेटअप करवाऊंगा, वो मुझे अपनी फीस में से उतना कमीशन देगा। आपने अगर खुद कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए फ्री जोन से कांटेक्ट किया, आपको पड़ी 5,750 की, मुझसे किया तब भी आपको उतनी की पड़ी, कितनी किसी और कंसल्टेंट से किया तब भी। क्यों? हमें कमीशन कहाँ से मिलेगा? फ्री जोन से। तो ये फ्री जोन अपने बिजनेस को बढ़ा रहे होते हैं। फ्री जोन अथॉरिटी होती है, उसका काम है बिजनेस को डेवलप करना। ठीक है, मेनलैंड कौन हो गया? मेनलैंड किसके पास चली गई? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डीईडी। फ्री जोन के की अपनी अथॉरिटी है। ठीक है, जो डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाती है। जी सर ये जिस तरह से आपने बताया कि डिफरेंट स्टेट की रिस्पेक्टिव डीईडी है,
ऐसे ही डिफरेंट फ्री जोन्स की डिफरेंट फ्री जोन अथॉरिटी है, फिर एक ही फ्री जोन अथॉरिटी? हर फ्री जोन की डिफरेंट है, लाइक डीएमसीसी की अपनी है, ठीक। जाफरा की सही। अपनी है, जाफरा की अपनी है, ठीक है। और दुबई राइट। इंटरनेट सिटी की अपनी है, दुबई स्टूडियो सिटी की अपनी है। अब अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने कोई वीडियो रिलीज कर, मैंने कोई प्रोडक्शन हाउस बनाना है, आपको कोई ऐसी जगह चाहिए, कोई ऐसा एरिया चाहिए कि आप क्या कहते हैं, आप जाते हैं, एक बिल्डिंग है, उसे कहते हैं दुबई स्टूडियो सिटी, ये एक फ्री जोन है। इसमें दुबई स्टूडियो सिटी वालों ने अच्छा खासा खासा खर्चा करके वहाँ पे ऑडिटोरियम बनाए हुए हैं, साउंड हाउसेस बनाए हुए हैं। आपने अगर वहाँ पे कंपनी सेटअप करवाई ना, वो लोग कहेंगे ठीक है, आपने आपकी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी तक एक्सेस होगी जो आपके काम से बड़ी रेलिवेंट है। समझ रहे हैं? उन्होंने वो साउंड हॉल वगैरह बनाए हुए हैं वहाँ पे, आप वो रेंट पे ले सकते हैं। समझ रहे हैं ठीक मेरी सर। बात मुझे? वहाँ पे ठीक। तमाम बेनिफिट हासिल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे फैसला करेंगे कि आपने मेन लैंड में कंपनी सेटअप करनी है या फ्री जोन में करनी है। अगर हमने इसकी के लिए हमने तीन फैक्टर देखते होते हैं, तीन फैक्टर देखते होते हैं। सबसे पहले आपने पूछना है कंपनी से कि हाँ भाई बताओ, आपने क्लाइंट आया मेरे पास, मुझे कहते हैं हाँ मैंने कंपनी सेटअप करनी है। मैं पूछूंगा भाई पर्पज़ क्या है, वो मुझे कहेगा भाई यूज़ ऑफ बैंकिंग चैनल के लिए। यूज ऑफ बैंकिंग चैनल वैसे आपको बड़ी एक अजीब सी रीजन लग रही है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारी कंपनी इसलिए यूएई में कंपनी सेटअप करवाती हैं कि इट हैज़ वेरी एफिशिएंट बिजनेस चैनल, बैंकिंग चैनल। अब मेरे पास क्लाइंट आके कहता है फैजान भाई हमने दुबई में कंपनी इसलिए रजिस्टर करवानी है ताकि हम यूएई में बैंक अकाउंट खोल सकें। पाकिस्तान में तो वो बड़ा मसला बना हुआ है, एक पेमेंट रिलीज करवानी होती है तो स्टेट बैंक हमसे 15 तरह की चीज़ें पूछता है। कभी वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का मसला होता है, एलसी नहीं खुल रही होती, एलसी नहीं रिलीज हो रही होती, कभी बैंक से पैसे नहीं निकल रहे होते। तो हमने इधर कंपनी खोलनी है कि हम इधर बैंक का बैंकिंग चैनल यूज कर सकें। पूरे इसी तरह से एक मुल्क अफ्रीका का, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, ओके, अच्छा उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। उन्होंने मुझे कहा कि फैजान भाई अगर हम अपने मुल्क से पैसे रिलीज करवाएं ना, तो आप मेरा यकीन करें कि 3 साल के बाद पैसे मिलेंगे। इतना स्लो बैंकिंग सिस्टम है। अब सप्लायर तो वेट नहीं करता, आपने अगर चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाना है वो तो इतना वेट नहीं करेगा, उसे तो पैसे चाहिए। इस काम के लिए लोग यूएई में बैंक कंपनी ओपन कर लेते हैं, उसका बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, यहाँ पे पैसे रिसीव किए, यहीं से पे कर दिया। उसके बाद टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा, ये क्यों होते हैं? ये वो तमाम लोग जो आते हैं दुबई में बिजनेस करने, वो कहते हैं भाई पाकिस्तान में अगर मैं किसी को चीज़ बेचूंगा तो कितना बंदे कितने की बिक जाएगी, 1,000 रुपए की बिक जाएगी, 2,000 रुपए की बिक जाएगी। चलें आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, कितने की करेंगे आप? पाकिस्तान में आप में से अगर कोई टैक्स प्रैक्टिस करता है बताएगा कि आप इनकम टैक्स के लिए जो रिटर्न है वो कितने में फाइल करते हैं, मिनिमम कितने में करते हैं, सॉरी मैक्सिमम कितने में करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल है या छोटी कंपनी है, मैक्सिमम कितने की करेंगे? तो मैक्सिमम तो डिपेंड करता है ना कि क्लाइंट किस तरह का है, कोई 20-20 हजार रुपये ले रहे हैं, 30-30 हजार रुपये ले रहे हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, मैक्सिमम कितनी जाएगी? 30,000, 50,000? वहाँ 50 वाले भी बिजनेसमैन वाले, बिजनेस वाले करवाते हैं 50-50 की, लेकिन आम इंडिविजुअल नहीं, सैलरी वाला नहीं, बिजनेस वाला करवा लेते हैं। अच्छा, एवरेज कितने की होगी, मिनिमम कितने की होगी? एवरेज तो 10 कर लें चले आप, मिनिमम 10 लाख। 5, 3, 5। ये 100-150 दरम भी नहीं बनते, ठीक है। यूएई में भी ऑल्दो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने आउटसोर्सिंग की हुई है, कम पैसों में भी कर देते हैं, लेकिन यूएई में एवरेज है 1,000-2,000 दरम। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैक्सिमम की बात करूँ ना, तो जो 10,000 दरम, 15,000 दरम की बात होती है, ये एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो आप कमा सकते हैं उससे मल्टीपल टाइम ज़्यादा है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार दरम भी दे देते हैं। इसी तरह से आपने जो चीज़ पाकिस्तान में बेचनी है वहाँ पे 15,000 रुपए की बिकेगी। यहाँ के वजह ये कि यहाँ पे क्लाइंट्स की, कस्टमर की बाइंग पावर ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे पूरी दुनिया के क्लाइंट्स आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट है। मेरे अब क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के हैं ज़्यादातर।
दुबई में रहते हुए मैंने यूरोपियन क्लाइंट पकड़े, अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के यूरोप का क्लाइंट करने की कोशिश करूँ ना, तो मेरे पास शायद फाइवर, अपवर्क, वो चीज़ें हैं जो $5-10 देती हैं घंटे का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में बैठ के वो वाला क्लाइंट पकड़ लेना आसान है। उसके बाद है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएई। ये एक ऐसी जगह है जो लोग टैक्स बेनिफिट हासिल करने की यहाँ से प्रोडक्शन करते हैं, कंपनी बना के काम वगैरह करते हैं, इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ये उनके पास। अब आ जाते हैं यूज ऑफ बैंकिंग चैनल। आपने अगर कहा कि कंपनी छोटी सी है, सिर्फ बैंकिंग चैनल यूज करना है, आप लो कॉस्ट एंटिटी देखेंगे कि कहाँ पे कम कीमत में कंपनी खुले, ठीक है, लॉजिकल चीजें हैं, ये आप खुद असेस कर सकते हैं। क्या चीजें देखेंगे आप में से, अगर कोई इसलिए यूएई में कंपनी सेटअप करना चाहता है कि मैं बैंकिंग चैनल यूज कर सकूं, सबसे पहले आप ये सोचेंगे यार कम कीमत कंपनी हो। सेकंड बात ये है कि बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाए, ऐसा ही है ना, कंपनी सेटअप करवा ली, बैंक अकाउंट नहीं खुला, फायदा। बिल्कुल ऐसे ही उसके है बाद सर। अच्छा, टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करना है। एंटिटी विच कैन डू बिजनेस इन यूएई। अच्छा, क्या ऑफशोर कंपनी आप इस काम के लिए खोलेंगे कभी? आपने यूएई में क्लाइंट्स को टारगेट करना है, नहीं। नहीं खोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अच्छा, लो कॉस्ट सर, पिछली बात पे आप हमें बता भी दिए ना, तो लो कॉस्ट मतलब किस रीजन में करने से फायदा होगा, नहीं, इसके बैंक लिए एक पे या? स्पेसिफिक उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये वाला पॉइंट प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये शायद मैं लास्ट क्लासेस को इतनी अच्छी तरह से ये वाला पॉइंट कम्युनिकेट नहीं कर सका था, तो ये सुन लीजिएगा प्लीज। लो कॉस्ट एंटिटी, शम्स फ्री जोन एंड शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन। लेकिन अगला जुमला भी सुनिएगा ना, ये वो फ्री जोन है जिसमें पूरे यूएई से मुराद 7 स्टेट्स हैं, इनकी सबसे कम कीमत हो कंपनीज ओपन होती हैं विदाउट वीजा। यानी अगर आप ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं, आपके पास इन्वेस्टर वीजा है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा है, आपके पास गोल्डन वीजा है, आपके पास कोई वीजा मौजूद है ऑलरेडी, आपको इन्वेस्टर वीजा नहीं लेना, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं रखना, बस आपने सिर्फ कंपनी सेटअप करवानी है, आप ऑलरेडी यूएई में मुकीम है, आपके पास यूएई का रेजिडेंट वीजा मौजूद है, तब ये सस्ते तरीन है, ठीक है। अगर पूरे दुबई का सस्ता तरीन कौन सा है? मैदान फ्री जोन। दुबई का सस्ता तरीन है मैदान फ्री जोन। इधर एक और पॉइंट, कभी भी जो कई पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, हमें आप एग्जैक्ट कॉस्ट बता दें, हम कैसे कैलकुलेट करें। यूएई में 50 के करीब फ्री जोन है। मैं आपको कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह जरूर समझाऊंगा, लेकिन याद रखें कि दीज फ्री जोन्स आर डूइंग बिजनेस। कभी कभार उन्होंने ऑफर लगाई होती है, वो कहते हैं भाई गर्मी का मौसम है, कंपनी कम खुल रही हैं, यूएई में गर्मी होती है, चलो यार 50% डिस्काउंट लगा दो। यहाँ पे क्लाइंट को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसे ये समझाना कि भाई वो जब आपको कहता है ना कि फलाने कंपनी 5,000 dirham की खोली है, आपने मुझे 10,000 dirham की खोल के दी है, उसको बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई तब ऑफर लगी हुई थी। अच्छा, शारजा विदाउट वीज़ा सस्ता तरीन है। इस पर मैं आपको चलें एक बता देता हूँ एस्टिमेट, एक वीज़ा के साथ तकरीबन 15,000, 2 वीज़ा के साथ 20,000 जहन में रखें, अराउंड, अगेन एस्टिमेटेड प्राइस थी आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है प्राइस। मिसाल के तौर पे अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें ट्रेड लाइसेंस इंक्लूडेड है, इसमें वीज़ा इंक्लूडेड है, इसमें अब वीज़ा अगर कोई बंदा यूएई के बाहर है, आप यूएई के बाहर है, मैं आपका इन्वेस्टर वीज़ा निकलवाता हूँ, सस्ता निकलेगा। आप यूएई के अंदर है, मैं आपका वीज़ा निकलवाता हूँ, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी वीज़ा हो, वो महंगा पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, आप यूएई पे आ गए हैं विजिट वीज़ा लेके, आप यूएई में आए हैं विजिट वीज़ा लेके, आपकी जॉब हो गई है, कंपनी ने आपका वीज़ा निकलवाना है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में होते सस्ता निकलता, आप चूंकि यूएई में ऑलरेडी विजिट वीज़ा पे मौजूद है, महंगा निकलेगा। उसके बाद अगर आपका ऑलरेडी यूएई के अंदर मौजूद है विजिट वीज़ा पे, आपका एक कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा दिया, अब आप किस वीज़े पे हैं, यूएई में आए थे, किस वीज़े पे आए थे यूएई में, विजिट वीज़ा पे एंट्री की थी। अभी आपको दूसरी कंपनी ने क्या निकाला, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आपके विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे शिफ्ट होने को प्रोसेस को कहते हैं, एक वीज़े से दूसरे वीज़े पे शिफ्ट होने के प्रोसेस को कहते हैं चेंज स्टेटस। चेंज स्टेटस, इसकी अपनी कॉस्ट है, ठीक है, ये तकरीबन 600 दिरहम आपको एडिशनल पड़ जाता है। उसके बाद मेडिकल आप करवाने गए वीज़े के लिए, आपने कहा कि यार मैं वो 350 दिरहम दूंगा, वहाँ पे लाइन में लगा रहूँगा, मुझे तो कोई ऐसी जगह चाहिए कि मैं ऐसे जाऊँ, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दे दें, मैं तो जल्दी में आया हूँ। वीआईपी मेडिकल करवाना है आपने, चलो प्राइस इंक्रीज हो गई, 350 के बजाय 750 हो गई, 400 दिरहम इजाफी दे दिया। तो ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है, तो इसमें मैंने इसीलिए अराउंड लगाया है। इसी तरह से फ्री जोन में अगर बात की जाए, विदाउट एक्टिविटी, सम फ्री जोन में एक प्रोफेशनल एक्टिविटी या एक कमर्शियल है। प्रोफेशनल है तकरीबन विदाउट वीज़ा, ये वाली जो मैंने अभी आपको कॉस्ट बताई है ना 5,750, अक्सर वो दोस्त जो यूएई में मौजूद हैं वो अक्सर कहते हैं कि भाई हमने ऐड देखा था कि यूएई में कंपनी 5,750 दिरहम में रजिस्टर हो जाती है। ये तब होती है जब आपके पास ऑलरेडी यूएई का वीज़ा मौजूद है, आपने इन्वेस्टर वीज़ा नहीं निकलवाना, आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं निकलवाना, आपने सिर्फ एक कंपनी ओपन करनी है, ठीक है। अब इधर एक और बात तवज्जो से सुनिएगा, अगर आपके पास ऑलरेडी यूएई का वीज़ा नहीं है, इसके बावजूद कि आप यूएई में कंपनी ओपन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, अगर कोई लॉजिक होगी अबू बकर। अच्छा, ये अबू बकर और सैफुल्लाह के अलावा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बड़ा कंसर्न हूं उनके क्या दे आर अस्सलाम वालेकुम। पार्टिसिपेटिंग। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज मैं किसी और से अगर पूछना चाहूँ, किसी और का सुनना चाहूँ। सर एनीवन, काशिफ, यसरा, सफ़ीउल्लाह, एचपी, हबीब, मोहसिन भट्ट, सोहेल, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अगर बाकी भी कंट्रीब्यूट करें, फैज़ान अली, शेख शहरोज, एनीवन प्लीज़, अब्दुलरहमान प्लीज़, यस, थैंक यू फॉर दिस। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, आप कहते हैं मैंने दुबई में कंपनी ओपन करनी है, क्या फ़ायदा होगा सर क्योंकि अगर हमने इन तीनों पर्पज के लिए कंपनी ओपन करनी है तो कर सकते हैं हम। अच्छा, आप तीनों पर्पज़ के लिए इकट्ठी भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये तो एक, ये कोई चीज़ लीगल नहीं है, ये वाले रूल एंड लॉज मैं आपको जजमेंटल पढ़ा रहा हूँ जो एक्सपीरियंस से सीखे, ठीक है, कि ये 3 फैक्टर नॉर्मली देखे जा रहे होते हैं। जी सैफुल्लाह। मेरा पॉइंट ये था कि लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो उसमें ये था कि जो दुबई कभी आया ही नहीं है वो अपनी कंपनी तो नहीं कर सकता, ना वीजा है ना उसका यूएमआईडी जो होता है वो भी नहीं है, लेकिन अच्छा, ये लाइक फ्री मैं जोन में हो जाते हैं, ये फ्री जोन में हो जाते हैं, ठीक है। और एक और तरीका अच्छा ये जी। है कि भाई आपका विजिट वीज़ा अप्लाई किया ना, जो ही आपका विजिट वीज़ा अप्लाई हुआ, यूएई अथॉरिटी के पास आ गया, आपका आपकी डिटेल्स आ गई, अब आप अपना विजिट वीज़ा बेशक कैंसिल करवाएं, कंपनी ओपन कर लें, ठीक है। मेरे ठीक है बहुत सारे क्लाइंट्स ले ऐसे हैं जो यूरोप के होते हैं, मुझे याद है डेनमार्क के कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा था हम कभी यूरोप नहीं आए, मैंने उनका विजिट वीज़ा निकलवाया 30 डेज का। अच्छा, एक और बात जी, कुछ बातें मैं जो आपको बीच में बोलूँगा, स्पेशली जो कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको, मेरी पूरे लेक्चर को प्लीज़ गाना समझ के ना सुना करें, आप इसको नोट डाउन, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नोट किया करें। मिसाल के तौर पे, जो भी आपका यूरोप का क्लाइंट है
उसका जिनका वीज़ा ऑन अराइवल है उनका आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। उनका हमेशा 30 डेज का वीज़ा अप्लाई करना है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो लॉ में नहीं डिफाइन किया। आप कहेंगे कि हमने पढ़ना है और सीखना है, ठीक है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड। जी। अच्छा ठीक है, सैफुल्लाह पॉइंट क्लियर। सर एक चीज मैं कर रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे बंदों की तो कंपनी ओपन कर सकता हूँ ना जो दुबई आते जाते रहते हैं और दुबई का बिल्कुल वीजा भी है, उनका चीजें चलती रहती हैं, वहाँ पे कोई फ्लैट भी अगर इवन रेंट पे लिया हुआ है, उनकी कंपनी में एस्टेब्लिश कर सकता हूँ ना इसी क्लासेस के दौरान जब कर रहे हैं आगे बिल्कुल जाके फिर इसकी टैक्स को भी चीजों को। जी जी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। हाँ कई दफ़ा आपको एक जवाब देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी नेशनैलिटी है उनके वीज़ा ही बंद किए हुए हैं यूएई की गवर्नमेंट ने, जहाँ पे ऐसे इमिग्रेशन इन्वॉल्व हो, किसी नेशनैलिटी पे रिस्ट्रिक्शन हो, वहाँ पे तो हम सब बेबस हैं। ठीक है, कोई भी 100% गारंटी आपको कई चीज़ों की नहीं दे सकता। ये जो लोग बैठे हुए हैं कि हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई करेंगे, ये आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो आप कहें ना कि कोई ऐसा रिस्क है कि अगर कोई बैन है, कोई आ ही नहीं सकता यूएई, उसकी कंपनी हम नहीं ओपन कर सकते। भाई अब यूएई की गवर्नमेंट ने अगर किसी पे पाबंदी लगा दी तो हम बेबस हैं। ठीक है, अब्दुल रहमान एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा मैं ओके। जी ओके, मैं बात जाता हूँ आपने वापस क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन ये था, आप यूएई कभी आई नहीं है, आपने आके रहना भी नहीं है, आपने आके बिजनेस भी नहीं करना, क्या आप यूएई में कंपनी ओपन करेंगे? मैं ऑफशोर इस्तेमाल होगी ऑफशोर कंपनी जो। अच्छा चले मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आपने यूएई में बिजनेस करना है लेकिन आप खुद नहीं आना चाहते, आप चाहते हैं पाकिस्तान में बैठ के कोई ऐसा काम हो, इधर कंपनी चल रही हो, काम हो रहा हो, आप कंपनी ओपन करेंगे? कोई ना कोई ऑप्शन तो होता होगा, अगर इतना वो बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं तो कोई नहीं मैं बिजनेस रैशनल को पूछ रहा फ्री हूँ कि क्या जोन। कोई लॉजिक होती है? आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने रहता तो पाकिस्तान में हूँ लेकिन मैं दुबई में एक कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, जी, क्या अभी फ़ायदा होता आपने है? बताया था ना कि बैंकिंग चैनल्स को यूज करने के लिए और सप्लायर्स को बैंकिंग चैनल, पेमेंट्स करने के लिए, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अच्छा लिए। इस पॉइंट पे हम जरा देर रुक जाते हैं। ये तो बैंकिंग चैनल की बात की है, इसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्मली आप क्या देखेंगे, लो कॉस्ट, लेकिन एक और चीज़ भी आप देखेंगे, आपका वीज़ा लगना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने बैंकिंग चैनल यूज़ करना है, आपने चेकबुक पे साइन करने हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन ये नोट कीजिएगा बड़ा, अगर आपके पास एक कंपनी है, वो एक भाई ने खोली हुई है शारजा पब्लिशिंग सिटी में या शारजा फ्री जोन में कि बड़ी सस्ती खुलती है, 5,750 की कंपनी खुलती है, ठीक है भाई, वीज़ा वीज़ा उनके पास है नहीं, उन्हें चाहिए भी नहीं, उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना है, तमाम चीज़ें पूरी हैं, उन्होंने क्यों कंपनी खोली? बैंकिंग चैनल यूज़ करने के लिए। उन्होंने जो है वो यूएई में आना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब उन्हें यूएई का वीज़ा ही नहीं मिलेगा, इस कंपनी के थ्रू आपका इन्वेस्टर वीज़ा निकल ही नहीं सकता, निकल तो सकता है लेकिन इजाफी पैसे देने होंगे और आपने पैसे नहीं लगाने। आपने कहा कि मैंने तो लो कॉस्ट जुरिस्डिक्शन देखी है। आपके पास अगर यूएई का रेजिडेंट वीज़ा नहीं होगा, क्या यूएई के बैंक्स आराम से आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे? नहीं। नहीं सर, इसके लिए तो आई थिंक भाई एक ईआईडी बंदा की तो जरूरत हो, पड़ती है। किसी के पास मेरिट आईडी तो हो, ठीक है, अगर यस। खोलेंगे तो तब खोलेंगे जब आपका बैलेंस किसी इंडिविजुअल का नॉन रेजिडेंट का बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, 500 मिलियन दरम है, या कोई इंडिविजुअल है उसने 50 मिलियन दरम का बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, वो भी मुश्किल होता है खुलवाना लेकिन खोला जा सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग नो। पाकिस्तान में अगर उन लोगों की प्रोपोर्शन वाइड बात करूं जो एवरेज बैलेंस 50 मिलियन दरम रख सकते हैं, कितना बनता है? 4 अरब रुपए। जिनके 4 अरब रुपए हर वक्त बैंक अकाउंट में पड़े हों, ऐसे लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं वो तो जितने बहुत कम होंगे सर, इंडस्ट्रीज के ही होंगे इतने पैसे, मतलब आम बंदे के तो मुश्किल है इंडिविजुअल के बाहर नहीं होते निकलने। पाकिस्तान में, ठीक है, हाँ, अगर होंगे इंडस्ट्रीज के भी होंगे, चार फैमिलीज अरब, के होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग हैं बहरहाल बहुत सारे यूरोप में जिन्होंने इतने पैसे रखे हुए हैं यूएई के बैंक में। अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, ये जो प्रोफेशनल वीज़ा है जो आपने जिक्र किया, जो एक तो कमर्शियल एक्टिविटी और दूसरा फिर आपने प्रोफेशनल एक्टिविटी का बताया,
तो ये जो प्रोफेशनल एक्टिविटी में जो बेसिकली टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं वो इस उसमें आते हैं सर, कैटेगरी में, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी में, फिर अब ये इसमें फिर वो फर्दर अप्लाई करते हैं। जी ठीक है, लेकिन आपने अगर देखें बिजनेस खोलना है ना, कंपनी खोलनी है, मैं आपको वैसे ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ सस्ती कॉस्ट देख के चले जाएं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपने वीज़ा भी निकलवाना है। हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें आपका इधर लोगों से मिलने मिलाने के लिए मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आप सस्ते के चक्कर में ना जाएं, हम प्रॉपर बिजनेस वीजा निकलवा के फिर अगर कंसल्टेंसी मल्टीपल से मल्टीपल रिलेटेड फैक्टर कुछ करना चाहें? सोहेल, मैं सबसे पहले एक बेस बनाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखने हैं। डिसीजन आप खुद करेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि जी हर सर। बंदे की स्पेसिफिक कंडीशन होती है, सर्कमस्टांसेस होती हैं। हम्म, अगर कोई बंदा है जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसका वीज़ा है, हम्म, अच्छा, अब वो विदाउट कंपनी खोले या विदाउट बिजनेस रजिस्टर करवाए यूएई में बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है, राइट। फाइन है। वैसे आप कहते हैं कि मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, मेरी कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर हम्म, यूएई में किसी कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, आपको उस कंपनी से एनओसी लेना पड़ता है साइट पे बिजनेस करने के लिए या कंपनी खोलने के लिए, सही। ठीक है। अच्छा, ये वाली बात जब मैंने आता है, आप बेहतर होता है इस तरह के पॉइंट नोट किया करें। द रीज़न बीइंग, मैंने आपको कहा ना कि जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक बड़ी हमारी स्पेसिफिक चीज़ होगी, कंटेंट रिलेटेड चीज़ होगी कि यहाँ पे ये लिखा होगा। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमें कंपनी सेटअप पढ़ाते हुए मुझे अक्सर ग्राउंड रियलिटीज़ पे भी बात करनी पड़ती है। ठीक। तो सर अच्छा, ये अगर विजिट वीजा पे आते हैं, फिर अब वहाँ अगर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप विजिट वीजा को बिजनेस वीजा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वो तो कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा निकलना भी तो चाहिए। अगर आपने ये शारजा पब्लिशिंग सिटी में 5,500 की कंपनी खोली हुई है ना, तो जी। इसके ऊपर आपको अगर वीज़ा निकलवाने के लिए अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सही। मिसाल, तवज्जो से सुनिएगा, ये कितनी जी। कॉस्ट है प्रोफेशनल की? 5,750, ठीक है। आप हम्म, जॉब कर रहे थे, आपके पास एक वीज़ा मौजूद था ऑलरेडी, कंपनी जी। कितने की खुली? आपकी 5,750 की। जी। मैंने एक पॉइंट बताया, आप सबको याद रहना चाहिए कि अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं, उस कंपनी से एनओसी चाहिए होगा आपको कंपनी खोलने के लिए। अच्छा, मतलब आप अगर एम्प्लॉय हो किसी के, कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप अपना काम करना चाह रहे हैं और अपनी कोई फर्म खोलना चाह रहे हैं या कुछ और काम करना चाह रहे हैं, तो पहले आप जहाँ एम्प्लॉयड थे वहां से आपने एनओसी लेना है, फिर आप अपना फर्दर बिजनेस का प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, अब इधर एक और पॉइंट पे आता हूँ। आपकी जॉब चली गई, ये एक और पॉइंट बड़ा नोट कीजिएगा प्लीज। आपकी जी। जॉब चली गई, अल्लाह ना करे, हम्म, आपने बिजनेस शुरू करना है, जॉब चली गई है, आप वीज़ा, आपका क्या होगा? जिस कंपनी के वीज़े पे आप हैं वो कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करेगी, बिल्कुल। ठीक है। एक वीज़ा कैंसिल होने के बाद आपके पास नॉर्मली 60 डेज का टाइम होता है, या तो आपने कंट्री एग्जिट करना है या नया वीज़ा लगवाना है। प्लीज़ तमाम पार्टिसिपेंट्स में कि मुझे अटेंशन चाहिए होगी, मैं प्लीज़ आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आ, मेरी क्लास लाइव दिया करें, ठीक है, बजाय इसके कि रिकॉर्डिंग सुना करें। जहाँ पे भी मेरा पैगाम पहुँचे मुझे लाजमी बताया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वीज़े का सिस्टम आपने समझना है कि कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम यूरोप। यूरोप में आपको एक कंपनी ने बुलाया, आपको पीआर जी। मिल गई, 5 साल की जी। पीआर मिल गई है, ठीक है, उस कंपनी से जॉब चली गई, कोई मसला नहीं है। पीआर जी। डिफरेंट है। यहाँ पे आपका वीजा जिस कंपनी ने निकाल के दिया उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि बेशक क्लास के बीच में माइक ऑन किया मुझसे क्वेश्चन डाल देना है मुझे वरना मजा सर नहीं आता। ये जी एनओसी जी, इजीली मिल जाता है सर, एक्सक्यूज मी जो सर, एम्प्लॉय काइंडली आपकी रिपीट एम्प्लॉयर करते जो हैं ये होते हैं? पॉइंट अपना। एनओसी डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी से ताल्लुकात कैसे हैं। सिडा, कौन सा पॉइंट? ये अगर जॉब चली गई, ये आपने स्टार्ट किया ना, वो मैं लिख रही थी ना साथ साथ, तो थोड़ा स्किप हो गया, काइंडली रिपीट कर दो इसको। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप यूरोप में जाती हैं, बहुत सारी कंट्रीज में, आपके पास आपकी जॉब हुई यूरोप की किसी कंट्री में, उस कंपनी की उस वीजे की, आप वहां पे गई हैं जॉब करने, आपको पीआर मिल गई है या आपका वहां पे वीजा लग गया, उसके बाद उस कंपनी से आपकी जॉब चली भी जाए ना, तो दैट पीआर इज मोस्टली नॉट डिपेंडेंट अपॉन ओनली दैट कंपनी। एक कंपनी से जॉब चली गई है, कोई बात नहीं, पीआर तो आपको मिल चुकी है। यूएई में ऐसा नहीं है।
आपका जिस कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट वीजा लगवाया हुआ है, आपका वीजा उस जॉब पे डिपेंडेंट है। वीजा 2 साल का लगा हुआ है ना, जिस दिन आपकी जॉब अल्लाह ना करे चली गई, आपका वीजा इस कंपनी ने कैंसिल करना है। विद इन 60 डेज आपने नॉर्मल एवरेज टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन योर वीजा, ये 28 डेज से 4 महीने तक का टाइम दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी। आपने या तो आप कंट्री एग्जिट करना है 60 डेज के अंदर अंदर, या फिर आपने एक नई कंपनी में जॉब ढूंढनी है, वो कंपनी आपका वीजा लगवाएगी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि एनओसी लेना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट से, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे हैं, यू वांट टू ओपन अ बिजनेस, तो आपको जो है वो एनओसी लेना पड़ता है। वो एनओसी जो है वो एम्प्लॉयमेंट अगर दे दे तो क्या उसके बाद मतलब एम्प्लॉयर जो है वो आपको मतलब ये बोलता है कि आप जाएं फिर आप बिजनेस करें, या वो कंटिन्यू करने देता है यूजुअली बिजनेस के साथ एम्प्लॉयमेंट को? ये नॉर्मली बिजनेस के साथ होता है। आपके एम्प्लॉयर से ताल्लुकात कहते हैं, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरे ऑनर से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, छोटी सी कंपनी है। मैं गया ऑनर के पास, मैंने कहा मैंने आपको कोई एतराज़ तो है नहीं, मेरी फैमिली साथ रहती है, मेरी जो वाइफ हैं वो साथ बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो लेकिन मैं कंपनी उनके नाम के बजाय अपने नाम पे खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज से 4-5 साल के बाद जब इधर से फ्री हूँगा तो मैं उधर जाके बैठा करूँगा, अपनी कंपनी में बिजनेस करूँगा अपना। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनीज है उसमें तो बड़े प्रोसेस होंगे, उसमें तो एचआर से अप्रूवल लो, ये वो, वहाँ पे तो मुश्किल है। छोटी कंपनी है तो अब डिपेंड करता है आपका ऑनर कैसे है, एम्प्लॉयर कैसे है, आपका बॉस कैसे है। चल कहेंगे ठीक है, वी हैव नो इशू, बस हमारे काम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बेशक साथ जो मर्जी है करें। आपके नाम पे चाहे 10 कंपनी खुली रहें, चाहे आपके 20 बिजनेसेस हों, वी डोंट केयर, बस हमारे काम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सर ये सिर्फ कंपनी खुलवाने के लिए एनओसी लेना पड़ता है या बिजनेस करने के लिए भी, यानी कि आम जो दुकानदार कोई लोग हैं बिजनेस, वो लोग? कोई बिजनेस जी। यूएई में अच्छा एक और पॉइंट, एज पर यूएई कमर्शियल लॉ, आप अगर कोई भी रूटीन एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जो बिजनेस की कैटेगरी में चली गई, तो उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लाजमी लेना पड़ता है, यानी बाकायदा बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ता है या कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। ठीक है, वैसे नहीं कर सकते। क्या वैसे ही आप इतने सारे काम कर रहे हैं और आपके पास कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं है? ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। प्लीज़, ये मुझे आप लोगों ने कहना होता है बीच में रिपीट करने का, और प्लीज़ मुझे, अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि एक्ट पर यूएई कमर्शियल एक्ट, आप अगर यूएई में कोई भी रूटीन एक्टिविटी ऐसी करती हैं जो बिजनेस की के सेंस में चली जाए, मिसाल के तौर पे आपने पार्ट टाइम अगर आपने अपना एक मकान रखा हुआ है, आपका एक मकान सा आपने किराए पे लगा दिया, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपका काम ये है कि आप मकान लेती हैं, उसको रेंट आउट कर देती हैं, या फर्ज करें आपकी एक गाड़ी से आपने वन टाइम बेच दी, नो इशू। आपका काम ये है, गाड़ी लेती हैं, बेचती हैं, महीने में आप 20 गाड़ियाँ ऐसे करके बेचती हैं, ये आपके बिजनेस की कैटेगरी में चला गया है। बिजनेस अगर आप यूएई में कर रही हैं, यू शुड हैव अ ट्रेड लाइसेंस। व्हाट ट्रेड लाइसेंस मीन? रजिस्टर्ड बिजनेस, चाहे वो कंपनी की फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टनरशिप की फॉर्म में हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में हो। ऐसे नहीं होता जैसे पाकिस्तान में आप गए ना, आपने क्या किया, मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ, मेरे घर के बाहर सस्ता बाजार का बोर्ड लगा दिया मैंने, लोग आते हैं खरीदो फरोख्त। ऐसे नहीं हो सकता सर इसमें अच्छा, फ्रीलांसिंग की सूरत में भी लाइक यू आर सिटिंग ओवर देयर डूइंग एन एम्प्लॉयमेंट, यू राइट? शुड हैव सही है, सब ठीक वैलिड है। लाइसेंस। ठीक है फ्रीलांसिंग की सूरत में भी जी क्या जी, आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा? लीगली यस, लीगली यस। ठीक है, डेफिनेटली उसको कैश करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोग उसके बगैर भी कर लेते हैं, बट लीगली होना चाहिए। ओके। जी अच्छा मोहसिन। सर, ये आप रेफरेंस दे रहे हैं कि एज पर सर इसमें कमर्शियल लॉ, ये कमर्शियल लॉ की कोई बुक है, मतलब कोई एक्ट होता है इनका? अबू बकर, मैंने जो चीज़ इसमें रेलिवेंट है ना, सिर्फ वो बता सका हूँ। द रीज़न बीइंग, ऑल तो उसकी बुक है, कमर्शियल एक्ट है प्रॉपर, और यहाँ पे छोटे छोटे लॉज हैं, रेदर देन इतनी बड़ी बुक नहीं है। लेकिन देखिए, मैं टैक्स स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यूएई में ऑडिट अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बेसिकली, जी तो ठीक है। मुकम्मल तौर पे लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ। सही, सही है, सही। बहुत सारे लॉज में मैं मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता हूँ कि आपको गाइड कर सकूँ। सही, हमें अक्सर, मुझे मतलब है, ठीक आपको है थोड़ा सर। सा एम्प्लॉयमेंट लॉ बताना पड़ता है,
जहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपको कमर्शियल एक्ट बताना पड़ता है, वीजा का बताना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट लॉज थोड़े बहुत बताने पड़ते हैं, लेकिन वो एक और टर्म्स बात यूज करनी पड़ती हैं सारी जो हम लोग को कि फेमिलियर नहीं, इसलिए ठीक है। क्योंकि जो मेरा पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको बाज़ औक़ात इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। सर इसमें जी जो जिस तरह से भी आपने कहा एनओसी लेंगे अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजे पे हैं, तो ट्रेड लाइसेंस तो की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपका वीजा का स्टेटस क्या रहेगा? लाइक आपके पास 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा था और 1 साल बाद आपने कोई ट्रेड एक्टिविटी की है और आपके एम्प्लॉयर को कोई इशू नहीं है, उसने आपको एनओसी इशू कर दिया है, ठीक है, तो आप वो ट्रेड एक्टिविटी करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेंगे, तो आपका जो वीजा स्टेटस होगा वो एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा या वो किस में कन्वर्ट होगा या वो एज इट इज रहेगा? सॉरी, मैंने बीच में गलती से माइक ऑफ कर दिया था। मोहसिन, ये आपका जो स्टेटस है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही वाला रहेगा। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेड थिंग। आपके वीज़े पे लिखा होता है ये फ़लाँ कंपनी इसका स्पॉन्सर कर रही है, फ़लाँ स्पॉन्सर है, ही इज़ ऑन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। चाहे आपका साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। कंपनी रजिस्टर करने वाला डिपार्टमेंट सेपरेट है और वीज़ा इमिग्रेशन से निकलता है, वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। फैज़ान अली, यस प्लीज़ सर, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, मेरे हम नाम है से जी। मोहसिन, सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, एक मिनट प्लीज़। अच्छा जी सर, फैज़ान। आपने पॉइंट डिस्कस की कि जब जॉब चली जाए तो 60 डेज होते हैं, तो उसमें अगर कोई बिजनेस खोलेगा तो उसके लिए तो एनओसी फिर नहीं रिक्वायर होगा ना? ओके फैज़ान, इस पॉइंट पे आता हूँ। हाँ, इसी पॉइंट को डिस्कस करने लगा था असल में। मोहसिन, आप अपना क्वेश्चन प्लीज़ कंप्लीट कर लें। फिर सर आफ्टर 2 इयर्स अब आपने जॉब को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है, और आपने उस ट्रेड एक्टिविटी को ही कंटिन्यू करना है। अब आप दोबारा से जो वीजा लेना चाहेंगे वो आप बिजनेस वीजा लेने जाएंगे? ओके, ये वाला पॉइंट जो मैं असल में एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस सर। यस सर, यस ओके, सर। जी सर, हो रही है। इसमें मैं असल में आपको बताना ही ये चाह रहा था। आप देखें, आपने कहा कि भाई मैंने एक सस्ती 3 कंपनी खोलनी है, आपने 5,750 dirham का ट्रेड लाइसेंस ले लिया कि सस्ता खुलता है। आपकी जॉब तो थी साथ, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर को कोई एतराज़ नहीं था, उसने आपको एनओसी दे दिया, आपने कंपनी खोल दी। आपने कि 4 महीने बाद एम्प्लॉयर ने कहा कि यार मेरा काम तो नहीं चल रहा, मैं तो बंद करने लगा हूँ, तो आप अपना बंदोबस्त कर लें। आपने कहा ठीक है सर, आप मेरा वीज़ा कैंसिल करें। तो मुझे वीज़े की टेंशन नहीं है। मैंने इस वीज़ा के कैंसिल होने के बाद, गौर से सुनिएगा, मैंने इस वीज़ा के कैंसिल होने के बाद विद इन 60 डेज या तो कंट्री एग्जिट करना है या नई जॉब ढूंढनी है, कोई नया एम्प्लॉयर मेरा वीज़ा लगवा देगा 60 डेज के अंदर अंदर, या मेरी ये कंपनी है मैं उससे इन्वेस्टर वीज़ा निकलवा लूँगा। अगर एक पार्टनर होगा, अगर एक कंपनी का ऑनर एक ही है तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टर वीज़ा, उस पर जो वीज़ा निकलता है। अगर एक कंपनी के एक से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं तो उसमें जो आपका वीज़ा निकलेगा उसे पार्टनर वीज़ा कहा जाएगा, ठीक है। कंपनी का सोल ऑनर हो तो उसका वीज़ा इन्वेस्टर वीज़ा कहलाता है, एक से ज़्यादा ऑनर हो तो उसका वीज़ा पार्टनर वीज़ा कहलाता है। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन फ्री जोन की कंपनीज का तो आपने बोला था कि इससे वीजा नहीं निकलता, या वो ऑफशोर कंपनीज का था जिससे वीजा नहीं निकलता? वो सिर्फ ऑफशोर कंपनी है जिसमें वीज़ा नहीं निकलता, ठीक है। अच्छा, यानी फ्री जोन कंपनीज में जो है वो इन्वेस्टर या पार्टनरशिप वीजा निकलता है? जी, क्योंकि ऑफशोर कंपनी आपको यूएई में रहने का, यूएई में बिजनेस करने का राइट ही नहीं दे रही। फ्री जोन कंपनी आपको ये राइट दे रही है कि या इस फ्री जोन में या यूएई से बाहर बिजनेस करें। जनरली स्पीकिंग, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ उस फ्री जोन में, ये भी जनरली स्पीकिंग है। कुछ एक्सेप्शन, कुछ स्पेसिफिक लॉज मौजूद हैं जो इसमें लीनियंट हो जाते हैं। आप उन लॉज को पकड़ के उस फ्री जोन से बाहर बिजनेस कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे 6 फ्री जोन ऐसे हैं, 6 फ्री जोन ऐसे हैं जो आप डीईडी को 2200 dirham दें फीस, वो कहती हैं ठीक है भाई बाहर भी बिजनेस कर लो। कई जगहों पे आप डायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकते बाहर, लेकिन आप इंटरमीडिएट के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। कैसे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो फ्री जोन कंपनी है वो आपको वीज़ा देती है। अच्छा, अब सवाल ये है, आपके पास 3 ऑप्शन थे। आपने कहा भाई मैं यूएई एग्जिट तो कोई नहीं करने लगा, मैं दूसरी जॉब भी अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ, चूँकि मेरा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चल चुका है
तो मैं अपनी उस कंपनी के बेसिस पे इन्वेस्टर वीज़ा निकलवा लेता हूँ। आप गए, आपने कंपनी खोली हुई थी सिर्फ बैंकिंग चैनल यूज़ करने के लिए, 5,750 का आपने लाइसेंस ले लिया था सस्ता देख के। अब आपको पता चला कि भाई ये तो सिर्फ लाइसेंस था जो सस्ता था, जब वीज़ा निकलवाना है साहब फिर तो बड़े लांजे हैं। फिर तो आपने इसको का एक ओपन करवाना है इमिग्रेशन कार्ड। इमिग्रेशन कार्ड क्या चीज़ होती है? ये एक कार्ड होता है जो जिसकी बेसिस पे आप वीज़ा निकलवाते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कंपनी को लिंक कर दिया इमिग्रेशन के साथ। आपकी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर हो गई? इमिग्रेशन में। इसके अलावा एक ई चैनल चाहिए होता है, ठीक है, जो पोर्टल होता है। इसके अलावा एक सिग्नेचर कार्ड चाहिए होता है। सिग्नेचर कार्ड तो चलें अगर आपने एम्प्लॉयड रखते हो, उनका वीज़ा निकलवाना हो तब होता है। उसके बाद आपने अपना वीज़ा निकलवाना है। आपको ये पता चला कि भाई ये कंपनी जो मैंने सस्ती देख के ली थी 5,750 की, इसमें से जब मुझे वीज़ा निकलवाना पड़ा तो ये तो मुझे 15,000 dirham की पड़ गई है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में कहा? अच्छा, इसी तरह से आपने बैंक अकाउंट खोलना था। आपने कहा कि भाई बड़ा सस्ता लाइसेंस, आपने फेसबुक पे ऐड देखा हो 5,750 में कंपनी खुल जाती है। ठीक है, आपने पाकिस्तान में बैठे बैठे कंपनी ओपन कर ली कि मैंने इस पे बैंकिंग चैनल खोलना है। अब जब आपने बैंकिंग के लिए अप्लाई किया, बैंक ने कहा भाई आपके पास तो इमेट्स आईडी नहीं है, आप तो यूएई के रेजिडेंट ही नहीं है। इमेट्स आईडी क्या होती है? जैसे पाकिस्तान में आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड होता है ना, जो यूएई के रेजिडेंट है, 2 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट, विजिट वीज़ा वालों की नहीं होती, जिसके पास 2 साल का एम्प्लॉयमेंट है या इस तरह की चीज़ है, उसके लिए एक आईडी बनती है, बाकायदा आईडी कार्ड उसका बनता है। तो आपने सर कहा कि यार जी, जैसे जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो लो कॉस्ट एंटिटी है जैसे शम्स फ्री जोन है या शारजा पब्लिक सिटी है, इनका सस्ता जब फ्री जोन बनवाते हैं तो उसके बाद जब आपको वीजा के लिए जाना है तो इमिग्रेशन कार्ड, ई चैनल और बाकी सब आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जी और से टोटल के अगर मैं दुबई के अंदर जिस तरह मैदान मैदान फ्री जोन है या जिबले अली फ्री जोन है उसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, क्या उसके अंदर भी ये सेम चार्जेस देने पड़ते हैं मुझे, ये इमिग्रेशन ऐसे कार्ड, ई चैनल वगैरह के? बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप सारी कॉस्ट देखेंगे। सही। अब वो कहते हैं ना सस्ता महंगा पड़ गया। जब आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा आपके पास तो वीज़ा ही नहीं है। जब वीज़ा अप्लाई करना पड़ा, आपको पता चला कि यार ये तो 15,000 dirham लग गए, ये तो सस्ता महंगा पड़ गया। तो आपकी जो यूज़ ऑफ बैंकिंग चैनल के लिए पर्पज़ के लिए आपने जो स्ट्रेटजी बनाई, ये गलत निकली। क्यों? आपके पास वीज़ा नहीं था। अगर वीज़ा होता, अगर आपके पास यूएई का वीज़ा होता, फिर तो बड़ा बेहतरीन ऑप्शन था। लेकिन जब तमाम हकाइक का जायजा लिया तो ये आपका फैसला गलत हो गया। तो ये जो फैसला होता है ये बड़ा सोच समझ के लेना होता है। ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ बैंकिंग चैनल है तो ज़्यादातर ऐसे हो सकता है कि आप लो कॉस्ट देखें या ऐसा एरिया देखें कि आपका बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाए। ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो फिर आप मेन लैंड में आ जाएं। सही। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, फैजान आपका कोई क्वेश्चन है? सर यस सर, मेरा ये पॉइंट था कि जॉब चली जाने के बाद उसके साथ पैरेलल बिजनेस खोला हुआ था, तो नहीं, जॉब चली जाने के बाद 60 डेज हैं और बिजनेस खोल रहे हैं तो फिर एनओसी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, एनओसी सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि आपका वीज़ा एक स्पेसिफिक कंपनी ने स्पॉन्सर किया होता है। ठीक है, उसने अब मैंने अगर किसी को एम्प्लॉय रखा हुआ है, मैंने उनका 6-7,000 dirham लगा के हर किसी का वीज़ा लगवाया निकलवाया है। अब ठीक है। वो मुझसे पूछेंगे, अगर वो मेरे वीज़े पे हैं तो फिर वो मुझसे पूछेंगे, अगर वो मेरे कैंसिल वीज़ा पे हैं, मैंने कैंसिल कर दिया, फिर उनका मुझसे लेन देन ख़त्म। अच्छा, 60 डेज का जो पीरियड है जिसमें दूसरी जॉब ढूंढी जाती है, तो उसमें अगर बिजनेस खोल रहे हैं तो वो कैंसिल्ड नहीं कहा जाएगा? सिर्फ वीज़ा आपका कैंसिल हुआ है, बिजनेस आपने साथ बेशक खोला हुआ है।
आपको अपने एक जगह से जब आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, अब आपने नया वीज़ा निकलवाना है 60 डेज के अंदर। 60 डेज का पीरियड है आपके वीज़ा से रिलेटेड। आप एक वीज़ा पे इधर रह रहे थे, वो कैंसिल हो गया, आपके पास 60 डेज का ग्रेस पीरियड है। इसके दौरान अपना दूसरा वीज़ा लगवाएं, चाहे जॉब ढूंढें, दूसरी कंपनी आपका वीज़ा लगवा देगी। जॉब मिल भी जाती है, आपका वीज़ा नहीं लगता तो यू आर इलीगल है। पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं 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 जी। सर, मेरा पॉइंट ये था कि मैंने बिजनेस अभी नहीं खोला, मेरी हम्म जॉब चली गई है, वीजा है, 60 डेज हम्म का वीजा तो है, वो जॉब चली गई, हम्म। अब मैं बिजनेस वीजा खोल रहा हूँ होने के तो बाद देखें, एनो फैजान मैं एक सेकंड पहले क्लियर कर दूं। कंपनी आपको कि जब जॉब चली जाती है ना, आपका वीज़ा कैंसिल करती है, ठीक है। फंस गए, आपकी जॉब चली गई, अल्लाह ना करे, कंपनी ने कहा जाएं घर बैठे, हम आपका वीज़ा नहीं कैंसिल कर रहे हैं अभी, आप तसल्ली से जॉब ढूंढें। जब आपको जॉब मिल जाएगी, हम तब आपका वीज़ा कैंसिल करेंगे। उसके बाद आपके पास 60 डेज का टाइम होगा, यानी 60 डेज एक ग्रेस पीरियड है, एक स्टे पीरियड है आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ वन वीज़ा। जॉब जाने से इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट ताल्लुक है अच्छा कि ठीक आपकी है, जॉब हुई हो कम, ठीक है। अब ओके जो सर, अच्छी ओके, कंपनी होती है ना, वो इस तरह से कहती भी हैं कि ठीक है यार, जॉब चली गई है उसकी तो कोई बात नहीं, हम आपको टाइम दे देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके, नाउ आई गॉट द पॉइंट, थैंक्स। अब हम आ जाते हैं टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फ्री जोन कंपनीज हैं, ये या तो अपने फ्री जोन में बिजनेस करेंगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेंगी। फर्ज करें बहुत सारे जो फ्री जोन है उनमें लिमिटेड एक्सेस है, यानी ऐसा नहीं है कि जिस बंदे का दिल करेगा मुंह उठा के वहां पे जाके अंदर चला जाएगा। कई जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है और कई जगहों पे फ्री जोन में बिल्डिंग्स हैं, वहां पे बड़ी खास मिसाल के तौर पे आपने अगर रेस्टोरेंट खोलना है, वो आप फ्री जोन में नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? वो जनरल पब्लिक का एरिया ही नहीं है। और किसी भी फ्री जोन में आपको B2C अलाउ नहीं है, बिजनेस तो कई जगहों पे अलाउ हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है। ग्रोसरी शॉप जो डायरेक्टली इंडिविजुअल से डील कर रही होती हैं, ग्रोसरी शॉप नहीं खोल सकते आप कहीं पे भी। आप रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, क्यों? आप फ्री जोन में B2C नहीं डील कर सकते, कंज्यूमर से डायरेक्टली डील नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसके बाद आपने एक तो ये फैक्टर देखते हैं कि अगर आपने पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं कौन। अगर वो कोई बिजनेस है तो ठीक है, शायद आप फ्री जोन में भी खोल लें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी है जो फैक्ट्री है असल में मेंटेनेंस पार्ट बनाने वाली, मेंटेनेंस मटेरियल बनाने वाली। मेंटेनेंस किस चीज़ की? फैक्ट्रीज की, दूसरी कंपनी की मशीनरी की। ठीक है, आप फ्री जोन में खोल सकते हैं क्योंकि फ्री जोन में बाकी कंपनीज लगी होंगी, वहां पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज को मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन कोई आपको कहे कि वहां पे आप बाल काटने का सैलून खोल लें, आप नहीं खोलेंगे। ब्यूटी पार्लर वहां पे जनरल पब्लिक जाती ही नहीं है। तो आपका रेलिवेंट क्लाइंट कौन से खित्ते में है, कौन से एरिया में है, ये डिपेंड करता है इस चीज पे। ये सेकंड फैक्टर है जो आप कंसीडर करेंगे। अब्दुल रहमान प्लीज क्वेश्चन। सर सर मैं डावजा में गया था, तो वहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है अंदर ना, अच्छा डावजा फ्री जोन में। तो ठीक है। उसका क्या सीन होगा? वो उन्होंने कोई लाइसेंस लिया होगा, डाफसा कोई कैफेटेरिया? डाफसा एक ऐसा फ्री जोन है, वहां पे ये वाली चीज अलाउ है, ठीक है। दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी, वही है ना, एयरपोर्ट पे आप गए थे राइट? जी जी, डावजा डावजा दुबई एयरपोर्ट जो है। अच्छा, डाफसा में ये वाली चीज है, वहां पे इस तरह से बिजनेस किया जा सकता है। वहां पे रेस्टोरेंट भी होंगे, वहां पे ग्रोसरी शॉप भी हैं, ज्यादातर गिफ्ट शॉप भी हैं। एम आई राइट? सर मैंने तो सिर्फ यही देखी थी, कैफेटेरिया देखा था, वो भी एक मखसूस एरिया में उसके अंदर था, मतलब बाहर ओपन नहीं था, अलाउ नहीं था, मतलब अच्छा, वहां पे मतलब उसके अंदर भी। इस तरह से अलाउ है, ठीक है। हाँ, मतलब सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, तो उसी में हम्म, सिर्फ कैफेटेरिया है बस वो। ठीक है। बेसिकली इस तरह की थोड़ी बहुत डाफसा में अलाउ है। और वहां पे फिर प्राइस हाई थी। जी जी सर, काफी हाई प्राइसेस थी वहाँ पे खाने की। जाहिर बात है, एयरपोर्ट के साथ बनता है डाफसा, एम आई राइट? जी जी बिल्कुल, उधर ही था। एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा, वो देखें एरिया के लिहाज से बनाया हुआ है ना, वहाँ पे आम कंपनी ओपन नहीं हो सकती। आपने वहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं। अच्छा, फ्री जोन का जो दुबई एयरपोर्ट का जो एरिया है, वहाँ पे भी जो आपने गिफ्ट शॉप वगैरह देखी है वो भी डाफसा के अंडर आती हैं।
हाँ, ये टर्मिनल 2 के साथ है सर ये ना। जितने भी टर्मिनल हैं बिल्कुल, शायद टर्मिनल 3 के साथ भी है ये टर्मिनल 2 के साथ है बिल्कुल, डफसा जो है। डॉक्टर। ओके, वहाँ पे इस तरह की दुकानें हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली B2C डील कर रहे होते हैं। एक्सपेंसिव है डॉक्टर साहब, 50,000 दरम का तकरीबन वहाँ पे लाइसेंस आता है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि एक ख़ास कस्टमर जो एयरपोर्ट पे आता है वो और कहीं नहीं जाएगा, वो कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाएगा, आप की तरफ से लेके जाएगा, उसने कुछ खाना पीना है तो वो वहाँ पे बैठ के खाएगा, उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पे आप देखें आपको एक प्रिविलेज एक्सेस मिल गई है। लेकिन जनरली आपने वही मैंने आपसे कहा ना कि आपने देखना है अपने क्लाइंट को, आपका रेलिवेंट कस्टमर किधर एग्जिस्ट करता है। सही। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सेशन जो है, क्लास सेशन कितनी देर तक का है? सर मैं तो थक गया हूँ। कितने दिन सर के, मैं कितने इसलिए टाइम के? नहीं कि सेशन ये एक क्लास जो है कितने घंटों में मुश्तमिल? बस हो गई है मेरी तो, चलते हैं अभी। ठीक है, ये वाला बात ठीक। बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे खुशी हुई आपने बोले। मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है अगर जो ज़्यादा से डिस्कशन होती है, अच्छी मज़ा आता है पढ़ाने में भी, और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें पता चलती हैं यूएई के एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, एनी अब्दुल रहमान, एनी क्वेश्चन और एनीवन एल्स? नो सर, पर ये थैंक बड़ी यू। साइंस है, मैंने तो साहब लगाया यूएई में तो वीजा और कंपनी सेटअप हो रही है, वो पाकिस्तान में तो कंपनी सेटअप करना बड़ा इजी है। नहीं, इधर भी इजी है, आप साथ करेंगे जब लेकिन साथ साइंस बहुत देखेंगे ज्यादा तो। ना, मतलब कि कोई वो प्लाजा, वो सेपरेट जोन, ये जोन, वो जोन, ये स्टेट, हर यानी कि स्टेट के डिफरेंट, हर बिल्डिंग के सेपरेट कानून और ये चीजें मतलब। नहीं देखें, हम जब इसको डिटेल में जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ऑप्शन होते ही बड़े लिमिटेड से हैं। ठीक है, अच्छा। मिसाल के तौर पे अब अगर आपकी कंपनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो उसके लिए दुबई इंटरनेट सिटी रेलिवेंट नहीं है, दुबई स्टूडियो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, टी कॉम का जो एरिया है 10 फ्री जोन है, वो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस से बाहर हो जाते हैं। नहीं ठीक मतलब है, तो जैसे ये अब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और आप वहाँ 2-3 साल हो गए, आपको चीजें फिर पता चल रही हैं एक नए बंदे के लिए, तो नहीं मतलब जो शहर को नहीं जानता। मुश्किल नहीं है अबू बकर। हाँ, दीज आर अच्छा, वेरी सिंपल। ठीक है, सही अब है। मैं सर आपको आप हम देखिए। लोगों को सिखा कर ना टैक्स का काम आउटसोर्स कर दीजिएगा अपनी कंपनी का। सर मेरे ख्याल एक से हम मिनट, ये आप पढ़ा इसलिए रहे हैं कि हम लोगों को नॉलेज हो जाए नहीं ये कि। असल चीज ना, आपने क्या पूछा सॉरी बीच में? सर मैंने पूछा नहीं था, वैसे ही बोला था कि जी आप जी, हम लोग को टैक्स सिखा कर ना अपनी फर्म का टैक्स का काम हम लोग को आउटसोर्स कर दीजिएगा। श्योर इंशाल्लाह ताला ऐसे करता हूँ मैं अक्सर। अच्छा, अभी लेकिन जो पॉइंट था कि ये जो हमारा मेन टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला टैक्स ही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और सेकंड अबू बकर, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स जितना आपको लगता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कंसल्टेंट इधर 10-10 साल से भी बैठे हैं, अच्छा। लेकिन इधर बहुत सारे ऐसे फ्री जोन हैं जिसमें कभी किसी ने कंपनी सेटअप ज़्यादातर ने नहीं की। मिसाल के तौर पे मेरे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने तो मेनलैंड में की है, या शारजा पब्लिशिंग सिटी के क्लाइंट आ जाते हैं, या इफ्जा के आ जाते हैं, ये 7-8 फ्री जोन के आ जाते हैं। अब अच्छा। बहुत सारे जोन है, उसमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो लाइक दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी, उधर एयरपोर्ट के साथ 50,000 dirham का लाइसेंस आता है। सिर्फ ट्रेड लाइसेंस कंपनी खोलने के लिए आपको 40 लाख रुपए चाहिए पाकिस्तानी। सही है। ठीक है, तो कई फ्री जोन आउट हो जाते हैं ऑप्शन से। सेकंड, आपको ठीक है। मैंने आपको बताया कि जितने भी फ्री जोन हैं दे आर देमसेल्फ बिजनेस। आपने उनसे कुछ पूछना है ना, आप उनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर दें, वो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेंगे। आपने बताया ना बिल्कुल, अब वो कि वो लोग यानी कंसल्टेंट को अपनी तरफ से वो खुद पे करते हैं, फीस फिक्स होती है, वो जी खुद जी, ही तो कुछ यानी चीज़ें कि। आपको, जी वो तो ठीक है, सिर्फ तब ठीक होगा है, ना जब ठीक। आप चैनल पार्टनर हैं उसके। सही अदरवाइज है। भी वो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं इस लिहाज से, क्योंकि दे आर देमसेल्फ बिजनेस। ठीक है, मेन चीज़ सर ये आपकी मेन ठीक है लैंड है। सर। जी, अच्छा ये मेन लैंड है थ्री आपकी। पर जी अच्छा जी सर ये फैजान थ्री भाई। पर्पसेस से, जी ये जो आपने थ्री पर्पसेस बताए, इससे फोर्थ पर्पस ये भी है ना कि लोअर टैक्सेस हैं, इसलिए समवन वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन यूएई। हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ये जनरल ये चीज़ लिखी हुई है, ये जनरल है जो मैंने अपनी जजमेंट से बनाई है। क्योंकि ओके ये रिटर्न तो है नहीं। अब डेफिनेटली इसमें एक पर्पज इन्वेस्टमेंट का आ जाता है। आपके पास मे बी दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी आप कहें कि यार ये टर्मिनल 2 में इतने सारे कस्टमर आते हैं, इन्होंने गिफ्ट लेने होते हैं, खाना भी खाना होता है, तो यहाँ पे मैं अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करूंगा। उधर की कॉस्ट ही 50,000 dirham है, मे बी आप अफोर्ड ही ना कर सकते हो, इतना इन्वेस्ट करने पर तैयार ही ना हो। ठीक है, ये फैक्टर भी आ गया। बाकी टैक्स का जो फैक्टर है वो देखा जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं। उसकी वजह हम टैक्स में पढ़ेंगे जब,
लेकिन सर ट्रेड इसमें लाइसेंस एयरपोर्ट में जो आप बता रहे हैं 50,000, तो इसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट भी तो होगी ना सर? मतलब ज़ाहिर है आप अपना सेटअप करेंगे, अगर आप आया। कंपनी रजिस्टर भी कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड भी अगर कुछ करना चाह रहे हैं या गिफ्ट से रिलेटेड भी, बिल्कुल तो इसमें तो फिर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होगी ना सर? बिल्कुल, ये तो मैंने आपको बड़े दफ्जा बताए, बड़े इसमें तो बहुत एक चंद लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर मेन लैंड ही होती है। ये जो कंपनी सेटअप है ना, इस प्रोसेस ही को ट्रेड लाइसेंस लेना कहते हैं। मिसाल के तौर पे डीईडी पे आपने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई, आखिर में जैसे पाकिस्तान में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन निकलता है, वैसे ही यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस निकलता है। जी शादाब। सर मेरा दो सवाल है। एक तो ये कि ये जो हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान के अंदर आईरिस पोर्टल होता है और रीजनल के लिए अलग अलग पोर्टल होते हैं, वहाँ दुबई के अंदर एक ही पोर्टल होता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, बाकी टैक्सेशन वगैरह भी देखते हैं? और दूसरा सवाल ये, गोल्डन वीजा हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है कि इसके बारे में बताएंगे कि गोल्डन वीजा कैसे मिलता है? अपना पहला क्वेश्चन प्लीज रिपीट करें। चलिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आईरिस का पोर्टल होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन और बाकी टैक्सेशन वगैरह भी उसी में देखी जाती है। तो ये अपना इसका यूएई का कौन सा पोर्टल है? एक ही पोर्टल है या मल्टीपल पोर्टल है अलग अलग चीजों के लिए? वेब पोर्टल की बात कर रहा हूँ। सर ये वाला काम तो देखिए हम प्रैक्टिकली सीखेंगे ना, ये तो हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जी ठीक है, ठीक है। मतलब एक ही है? मैं सिर्फ जानना था, एक से ज्यादा है? बस ये मेरा मकसद था पूछने का। हाँ एक ही है, कंपनी सेटअप के लिए डिफरेंट है, बाकी एफटीए का एक ही है। जी ठीक है। ठीक है। और गोल्डन वीजा हमारे कोर्स में इंक्लूड है कि नहीं कैसे गोल्डन वीजा हासिल करना? देखिए, नहीं वीडियोस ये वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं है, शामिल नहीं है। मैं इसका आपको बताऊं कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये वाली चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट देखनी है तो वो आपको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोर्स में नहीं किया जा सकता। ठीक कोर्स है। देखने 2 है और 2.5 महीने का चला जाता है। 2.5 से 3 महीने का वो इसलिए जाता है हमेशा के कहने को इन उसकी वजह डिटेल ये है कि डिस्कशन की वजह से। हाँ जी डिस्कशन भी होती है, बाकी वो एक होते हैं ना स्लोगन्स के 2 वीक में, हफ्ते में टेस्ट किसी का भी मेरे ख्याल से, अगर आपने तसल्ली से तमाम चीज़ें समझनी हैं, बिल्कुल कोई सर, भी चीज़ें नीड्स समझनी टाइम। है यू शुड जी, टाइम लगता है। वो ऐसे नहीं होता ना जैसे स्पोकन इंग्लिश इन 30 डेज, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। बाकी सुनाएं, मज़ा आया क्लास का? ओके। बाकी क्लास कल पढ़ते हैं, सारा आज थोड़ी पढ़ना है। ओके सर, थैंक यू, बहुत मजा आया सर। तो कल ओके अल्लाह। हमारी क्लास है या नेक्स्ट वीक हमारी क्लास है? नहीं कल भी आपकी क्लास है, सैटरडे संडे 2 दिन, ऐसे थोड़ी होता है जी। और सैटरडे की ठीक है। संडे की जी टाइमिंग्स सर क्या मेरा है? सेम टाइम। ओके। जी सैफुल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो हम कंपनी सेटअप की चीजें देख रहे हैं सारी की सारी, ये मिनिस्ट्री और ये इन चीजों के अंडर आती हैं। आगे चल के हमने टैक्स के पोर्टल भी देखने हैं, इसी तरह मतलब मुख्तलिफ वैट और कॉर्पोरेट की चीजों में जाना है। तो मुझे ये बताएं, क्या ये सारा सिस्टम जो है दुबई का इंटीग्रेटेड है, आपस में लिंक है? एक बंदा यहाँ पे जो इन डाटा चीजें हो रही हैं उसकी, अगर उसका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, खत्म हो रही हैं चीजें, तो दूसरे पोर्टल पे ये सारा निज़ाम एक ही यानी आईडी के थ्रू इंटरलिंक है या नहीं है? पाकिस्तान में हाँ तो आपको पता है नहीं है चीजें। सैफुल्लाह, मैं आपको अगर अंदाज में एक्सप्लेन करूँ कि मैं अगर जनरली स्पीकिंग तो आई विल से नो, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। जनरली स्पीकिंग नो, ठीक है, बाकी जी बाद में ठीक हम है। अच्छा, एक चीज और बता दें, हो सकता है आगे भी हमने करनी है, जैसे 2-3 दफा बात हुई है एलएलसी की, एओपी की, एफसी की, इसी तरह एसएमसी, जो जितनी वहाँ पे टाइप्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से मैंने नाम लिए हैं, वहाँ पे जो जी टाइप्स हैं कंपनीज की, ये हम करेंगे इसको 1 बाय 1 ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो सके क्लियरली, जैसे सोल प्रोप्राइटर है या एओपी की कोई कंप्लाइंस के पॉइंट से क्या डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ओके सोहेल। सर आपको याद होगा सर, लास्ट टाइम हमने जो है वो बनाया था वेबसाइट पर जाके पासपोर्ट और फिर बाकी चीज़ें, बाकी डिटेल डाल के फिर उन्होंने सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर दिया था। मेरा बनाया था सर हमने, तो वो जी सर जी, उन्होंने ईमेल किया फिर रिजेक्ट कर दिया है, तो अब फिर इसके बाद क्या करना चाहिए? वो इसलिए मुझे मेरा दिखाइएगा। पासपोर्ट, जी सर, पासपोर्ट की भी तस्वीर मैंने भेजी थी, फिर वो जो इनका एक और रिक्वायरमेंट है कि आप पासपोर्ट हाथ में पकड़ के तस्वीर लें, वो भी मैंने भेजी थी, तो फिर इन्होंने मुझे एक्सेस वेरिफिकेशन में भेजा, मुझे फिर एक्सेस दीजिएगा, वेरिफिकेशन पे रिजेक्ट हो गया। मैं देखता हूँ उसको, ठीक है, रीज़न देखता हूँ उसकी। शहरोज
Last sir. question, please, Feroz. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक्सपायर हो जाता है तो 2 मंथ की उसके पास वैलिडिटी है। अगर कोई बंदा अपना बिजनेस लाइसेंस बनवाता है और उसका बिजनेस लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और उसको वो रिन्यूअल नहीं करवाता, तो उसकी जो बैंकिंग चैनल हैं, ये बाकी जितने भी लीगल पैटर्न्स हैं, तो वो कितने अरसे तक वैलिड रहते हैं? नहीं, दे नो सेट पैटर्न, ठीक है। वो आपको बैंक्स वाले पहले तो मैसेज करते रहते हैं, भाई ट्रेड लाइसेंस आपने रिन्यू करवाया है तो हमें दें, ठीक है। बाकी से हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जी करेंगे, ठीक है। मैं वो इधर बैठ के जो स्पीकिंग हूँ ना, 1.5 घंटा हो गया तकरीबन, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरी बस हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्लास में Thank कल you, sir. मिलते हैं। Thank you. ओके सर। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। यह Okay, क्लास Allah प्लीज Hafiz. लाइव लिया करें, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन किया करें। ओके, खुदा हाफिज़।